गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज अपने चर्चा करेंगे अपने जियोग्राफी की जो फर्स्ट बुक है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। इस बुक के अपने जो 2022 में जो अपनी बोर्ड एग्जाम होने वाली है, जो अपनी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसकी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और भैया जो भी मैं आपको जियोग्राफी से संबंधित जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो सारे आपके ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग है। जैसे बात करें अपने इस चैप्टर की, भूगोल बुक फर्स्ट पार्ट 3 जनसंख्या संगठन, भैया इस बार जो है इस चैप्टर से आपके एक ही क्वेश्चन आएगा। अपना जो ब्लूप्रिंट है आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आपको यह मिल जाएगा, जिसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो भैया इस चैप्टर से अपने इस बार जो आपकी बोर्ड एग्जाम होगी उसमें एक ही क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन कितने अंक का आएगा? 4 अंक का आएगा। समझ रहे हो? इसलिए अपने यहाँ पर छोटे क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि छोटा क्वेश्चन अपने आने वाला तो है नहीं, तो छोटे क्वेश्चनों में अपने क्यों टाइम वेस्ट करें। इस बार अपने एक ही क्वेश्चन आएगा और वो 4 अंक का आएगा। अब बात करते हैं भैया वो 4 अंक का क्वेश्चन कौन सा आएगा। तो भैया अपने इस चैप्टर से टोटल मैंने 6 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, जो इस चैप्टर से अपने काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप तो बस इन 6 क्वेश्चनों को तैयार कर लो, इन्हीं में से आपको कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अब बात करते हैं भैया अपने एक एक क्वेश्चन के आंसर की। हालांकि देखो ये चैप्टर अपने पढ़ाया हुआ है, इसलिए ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, मैं लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ आपको मोटा मोटा आपको बताऊंगा। ठीक है, देखो भैया फर्स्ट क्वेश्चन है लिंगानुपात किसे कहते हैं, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। अब लिंगानुपात क्या होता है भैया? लिंगानुपात का सीधा सा मतलब हो गया प्रति 1000 पुरुषों के पीछे, कितने 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाने वाली महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? अपने लिंगानुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों के पीछे किनकी संख्या भैया? अपने महिलाओं की संख्या, उसी को क्या कहेंगे? अपने लिंगानुपात। जैसे 1000 पुरुष है, 1000 पुरुष के पीछे महिलाएं कितने, मान लो 900 है, तो वो क्या हो गया? अपने 1000 अनुपात 900, वह क्या हो गया? लिंगानुपात। अब यहां पर यह पूछा है इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। गणना करने के लिए भैया देखो कई सूत्र है अपने। जैसे कुछ देश जो है उनमें गणना का ये सूत्र है कि पुरुषों की कुल जनसंख्या जो है, या पुरुष जनसंख्या जो है, इसमें भाग दे दो किसका? महिलाओं की जनसंख्या का, और गुणा कर दो किससे? 1000 से। किसमें? पुरुष जनसंख्या में महिला जनसंख्या का भाग देके किससे गुणा कर दो? 1000 से गुणा कर दो। कुछ देश जो है उनमें तो ये फॉर्मूला काम करता है, ठीक है, मतलब कुछ देश जो है वो इसके अकॉर्डिंग में लिंगानुपात निकालते हैं। जबकि अपने भारत की बात करें भैया, भारत में इसका उल्टा हो जाएगा। भारत में ऊपर क्या आ जाएगी? महिलाएं, नीचे क्या आ जाएंगे? पुरुष, और किसका भाग? 1000 का। भारत में ये सिस्टम है अपने। ठीक है, तो लिंगानुपात कैसे ज्ञात करते हैं? अपने पुरुष जनसंख्या में महिला जनसंख्या का भाग देके इंटू 1000। ठीक है, ये तो कुछ देशों का सिस्टम है। भारत का क्या हो गया? स्त्रियों की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। इस प्रकार से अपने लिंगानुपात ज्ञात किया जाता है। और लिंगानुपात है क्या? महिलाओं और पुरुषों के बीच जनसंख्या का अनुपात, या सीधी भाषा में कह दे कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे पाई जाने वाली महिलाओं की संख्या, वो क्या कहलाती है? लिंगानुपात। अब जैसे मान लो भैया यहां पर आपको एक दो क्वेश्चन और पूछ ले कि विश्व का लिंगानुपात कितना है, तो भैया विश्व का लिंगानुपात जो है वो 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या कितनी है? 102 है। मतलब लिंगानुपात क्या हो गया? 100 अनुपात 102। और आपको ये पूछ ले कि विश्व में सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन से देश का है, तो वो किसका है? अपने लेटेविया का है भैया। क्यों? क्योंकि लेटेविया में 100 महिलाओं पर पुरुष जो है वो कितने हैं? मात्र 85 है। 15 महिलाएं क्या है? एक्स्ट्रा है। जबकि अपने भारत में क्या है? इसकी कमी है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हालांकि छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन अपने से पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन आएगा 4 अंक का। दूसरा क्वेश्चन है भैया विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में लिंगानुपात में विभिन्नताओं के कारण बताइए। कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब विकासशील देशों में अलग लिंगानुपात होता है, विकसित देशों में अलग होता है, इसका कारण क्या है? तो भैया सीधी सी बात है, देखो जो विकासशील देश होते हैं उन विकासशील देशों में शिशु मृत्यु दर जो है वो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में क्या होती है? अधिक होती है। पहला पॉइंट हो गया अपने। दूसरा अपने कह सकते हैं कि विकसित देशों में पुरुषों की मृत्यु दर क्या होती है? अधिक होती है। तीसरा अपने कह सकते हैं कि
पुरुष तथा महिलाओं का स्थानांतरण भी जो है वो एक प्रकार से क्या करता है, लिंगानुपात को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो ये 3-4 कारण अपने इसके दे सकते हैं। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन है भैया, विकसित देशों की जननांकीय विशेषताएं बताइए। किनकी? विकसित देशों की। कि विकसित देशों की जननांकीय विशेषताएं क्या है? तो भैया विकसित देशों की जननांकीय विशेषताओं में पहली विशेषता तो अपने दे सकते हैं कि विकसित देशों में वृद्ध लोगों का अनुपात जो है वो क्या होता है, ज्यादा होता है या अधिक होता है। दूसरा अपने कह सकते हैं कि भैया यहां पर जन्म दर जो है वो कम होने के कारण शिशुओं का अनुपात जो होता है वो क्या होता है, कम होता है या कम हो गया है। तीसरा अपने कह सकते हैं कि भैया इन देशों में जीवन प्रत्याशा जो है वो बढ़ने के कारण उच्च आयु वर्ग के लोगों का अनुपात भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या एक प्रकार से बढ़ गया है। क्लियर है। तो ये 3-4 पॉइंट अपने जननांकीय विशेषताओं के अंतर्गत दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भैया, किसी देश में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल होने के कारण लिखिए। महिलाओं के प्रतिकूल मतलब, या इसी क्वेश्चन को ऐसे दे भैया, महिलाओं का लिंगानुपात कम होता है या लिंगानुपात कम होने के कारण बताइए। सीधा सा क्वेश्चन है। किसी देश में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल होने के सॉरी भैया, महिलाओं के प्रतिकूल होने के मतलब महिलाएं कम है, उसका क्या कारण है? या आपने दे दे कि जैसे भारत में लिंगानुपात जो है वो कम है, क्या कारण है? कैसे भी दे सकता है। तो भैया क्या कारण होंगे लिंगानुपात कम होने के? सीधी सी बात है, जैसे भारत की बात कर ले भैया, भारत में क्या कारण हो गए? कन्या भ्रूण हत्या। क्यों? भारत में क्या होता है भैया, अपने भारत में जो है वो एक प्रकार से ये सोच होती है कि जो महिलाएं होती है या जो कन्या होती है वो एक प्रकार से क्या होती है, बोझ होती है, और उनकी भ्रूण में ही क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। दूसरा अपने कह सकते हैं घरेलू हिंसा, ठीक है। तीसरा अपने कह सकते हैं भैया रूढ़िवादी परंपराएं या फरताएं। चौथा पॉइंट अपने दे सकते हैं सामाजिक आर्थिक कंडीशंस, ठीक है। इस प्रकार से 4-5 पॉइंट आप इनके कर सकते हो। इनकी डिटेल मेरी आपको जब मैंने पढ़ाया था तब बताई हुई है, 2-2, 4-4 लाइन आप इनके आंसर में लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पर कई स्टूडेंट के कमेंट आते हैं कि सर आप क्वेश्चन तो बता रहे हो, ठीक है, अब हम उनको याद कहाँ से करें? तो याद करने का भी सीधा सा सिस्टम है, या तो आप बुक से याद करो, और अगर आपको बुक से आंसर नहीं मिल रहे हैं, बुक में आपको तकलीफ हो रही है, आपको परेशानी हो रही है याद करने में, तो आप कोई सहायक सामग्री जैसे पासबुक वगैरह, डेस्क बुक वगैरह, या कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह, कुछ भी आपके अकॉर्डिंग जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए बेटर है, ये मेरे को आसानी से उपलब्ध हो सकती है, उससे आप याद कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर से याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या में महिलाओं की अधिकता पाई जाती है। मतलब विकसित देश जो होते हैं ना, वहां पर महिलाएं क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है साहब? विकसित देशों में महिलाएं ज्यादा क्यों होती है? क्यों भैया? क्योंकि सीधी सी बात है, विकसित देशों में कन्या भ्रूण हत्या जैसी ये घटनाएं नहीं होती। वहां की महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति जो होती है वो क्या होती है, बेटर होती है, वहां की अच्छी होती है। अपने तीसरा कह सकते हैं कि विकसित देश जो है, उन विकसित देशों में सामाजिक कुप्रथाएं जो है, घरेलू हिंसा या भ्रूण हत्या, या अपने एक प्रकार से कहे कि जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं ये नहीं पाई जाती, जिसके कारण जो महिलाएं हैं उन देशों की ओर क्या होती है, एक प्रकार से आकर्षित होती है। अगला कह सकते हैं कि महिलाएं भी अपने उच्च शिक्षित होने के कारण भी जो है वो एक प्रकार से विकसित देशों में चली जाती है, रोजगार की तलाश में विकसित देशों में चली जाती है। इस उपरोक्त कारणों की वजह से अपने विकसित देश जो है वहाँ पर महिलाओं की संख्या जो है वो, या महिलाओं की जो है वो अधिकता पाई जाती है। मतलब इस प्रश्न का उल्टा कर दो, समझ गए आप? इस प्रश्न का उल्टा कर दो तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका उल्टा कर दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और है भैया, अपने जनसंख्या पिरामिड क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो जनसंख्या पिरामिड क्या है भैया? देखो, जनसंख्या की जो आयुलिंग संरचना है ना, उसको प्रदर्शित करने वाला जो पिरामिड होता है उसको बोलते हैं भैया जनसंख्या पिरामिड। किसको प्रदर्शित करने वाला? जनसंख्या की आयुलिंग संरचना को। क्लियर है? जिसमें बायां भाग जो होता है भैया वो तो किसको प्रदर्शित करता है, पुरुषों को प्रदर्शित करता है, और दायां भाग जो है वो किसको दर्शाता है, महिलाओं के प्रतिशत को दर्शाता है। अब बात करते हैं इसके प्रकारों की। तो प्रकार भैया अपने 3 पढ़े थे। पहला था अपने स्थिर जनसंख्या का पिरामिड, ठीक है। स्थिर जनसंख्या में क्या होगा, जहां जन्म दर और मृत्यु दर क्या होगी भैया, समान होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो वहां की जनसंख्या कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। और इस पिरामिड की जो संरचना होती है वो घंटी के आकार की या सुंडाकार होती है। जैसे अपने चैप्टर जब पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था, उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है। दूसरा अपने दे सकते हैं भैया विस्तारित जनसंख्या पिरामिड। विस्तारित जनसंख्या का मतलब जहां पर विस्तार है जनसंख्या, मतलब जहां पर जनसंख्या कैसी होगी, विशाल जनसंख्या होगी। और इसका कारण क्या होगा, वहां पर उच्च जन्म दर होती है। और ऐसे पिरामिड जो होंगे उनकी आकृति कैसी होगी, त्रिभुजाकार होगी, जैसे उदाहरण के तौर पर आपके नाइजीरिया। तीसरा आपने पढ़ा था भैया हासमान जनसंख्या पिरामिड, जहां पर मतलब जन्म दर जो है वो मृत्यु दर दोनों ही क्या होती है, निम्न होती है। जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी क्या है, कम है। एक प्रकार से कहे कि जहां पर शून्य या ऋणात्मकता पाई जाती है जनसंख्या में, एक प्रकार से जनसंख्या वृद्धि जो है वो नाम मात्र की या शून्य होती है या नेगेटिव होती है, वह क्या हो गई अपने हासमान। ठीक है। उदाहरण के तौर पे भैया आपके जापान है, जापान का अपने पढ़ा था। ठीक है। तो ये क्या हो गए भैया अपने जनसंख्या पिरामिड के प्रकार, स्थिर, विस्तारित और हासमान। उदाहरण हो गए तीनों के ऑस्ट्रेलिया, अपने नाइजीरिया और जापान। क्लियर है। तो ये 6 क्वेश्चन है भैया अपने जियोग्राफी की जो फर्स्ट बुक है उसके चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन के, जो आपकी 2022 में होने वाली बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस चैप्टर से भैया एक ही क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन आपके कितने अंक आएगा, 4 अंक आएगा। और जहां तक मेरा मानना है वो आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से मिल जाएगा। ओके भैया, दैट्स ऑल।